हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे के स्टार्ट में कुछ लग्जरी कार्स के प्रोटोकॉल के साथ हमारे हीरो की एंट्री होती है और हमारे हीरो का नाम है मिस्टर जियांग और जियांग मैरियट ग्रुप का प्रेसिडेंट है। जियांग बहुत अरसे बाद चाइना वापस आ रहा है अब्रॉड से और बहुत कम लोग उसे यहाँ पर जानते हैं, लेकिन उसका वीआईपी प्रोटोकॉल बहुत शानदार था और यहाँ पर उसका स्पेशल असिस्टेंट जो कि पहले अपनी सेल्फी ले रहा था अब भी दौड़ता हुआ भागता हुआ आता है और अपने बॉस को वेलकम करता है। वो आते ही जियांग को इन्फॉर्म करता है ग्रैंड माँ के ऑर्डर से, जो कि ये थे कि जैसे ही जियांग वापस पहुंचेगा तो उसे सबसे पहले ये काम करना है कि अपनी एंगेजमेंट का जो वादा किया हुआ है वो निभाना है, और वो वादा था चिन फैमिली से। पर जियांग कहता है कि चिन फैमिली से ये वादा तो तब किया गया था जब हम अभी बैंकरप्ट नहीं हुए थे। उसके बाद हम बैंकरप्ट हुए, उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की बल्कि हमारी कंडीशंस को और भी वर्स कर दिया था। पर असिस्टेंट कहता है कि ग्रैंड माँ ने कहा था कि जो वादा है वो तो निभाना पड़ेगा, इसलिए आपको ब्लाइंड डेट पर उनके घर मिलने के लिए जरूर जाना होगा। दूसरी तरफ हमें चिन फैमिली का सीन दिखाते हैं। उनके घर में 2 डॉटर्स थी, एक बड़ी जिसका नाम शू है और एक छोटी जो कि हीरोइन है, उसका नाम है चिन याओ और ये उनकी अडॉप्टेड डॉटर है। इसको घर में कोई इज्जत नहीं दी जाती, हर कोई इसे नीची नजर से देखता है। और यहाँ पर चिन फैमिली में सबको यही लगता था कि जियांग की फैमिली बैंकरप्ट है, उनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, वो सड़क पर आ चुके हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि मैरियट ग्रुप जो कि इस वक्त देश का टॉप ग्रुप था, उसका चेयरमैन उन्हीं का बेटा बन चुका है। यहाँ पर वो लोग वादे के मुताबिक अपनी बेटी चिन शू की जान छुड़ाकर अपनी अडॉप्टेड बेटी चिन याओ को बलि का बकरा बनाना चाहते थे। याओ तो कहती है कि मैं कहीं शादी नहीं करने वाली आप लोगों की जोर जबरदस्ती पर मम्मी उसे ब्लैकमेल करने लगती हैं। कहती हैं कि तुम्हारी रियल मम्मी ने जो भी निशानियां तुम्हारे लिए छोड़ी हैं वो मैं तुम्हें दूंगी ही तब जब तुम उस लड़के से शादी करोगी। अगर अपनी रियल फैमिली को जानना चाहती हो तो वो निशानियां तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ असिस्टेंट उस वक्त हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि मिस्टर जियांग जब अपनी ब्लाइंड डेट के लिए रेडी होकर आए हैं तो बिल्कुल गरीब कपड़ों में है। और तो और जियांग ने अपने लिए एक स्पेशल गाड़ी भी अरेंज कराई थी जो कि ये वाली थी, और इसके साथ ही वो बिल्कुल गरीबों की तरह प्लास्टिक बैग में 2 किलो एप्पल लेकर आता है उनके घर और बहुत खुश हो रहा था कि जैसे बहुत बड़ा गिफ्ट अरेंज करके लाया है। चिन फैमिली तो बस अपना वादा निभाना चाहते थे ताकि उनकी बदनामी ना हो। वो उसे अच्छे से वेलकम तो करते हैं लेकिन मन ही मन में सोच रहे थे कि हमने अच्छी प्लानिंग की हुई है, चिनशू को बचाकर हम चिन याओ को ही इस लड़के के साथ फिट करा देंगे। वहाँ पर शू भी बड़ी बड़ी बातें कर रही होती है और इतना बोस्ट करती है कि शायद इसने इतना महंगा खाना इससे पहले देखा भी नहीं होगा। और इतने में एंट्री होती है ऊपर से याओ की। याओ बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और लगता है कि जियांग को उसे देखते ही लव एट फर्स्ट साइट भी हो चुका था। यहाँ पर वो उसका बर्थ मार्क देखता है तो उसे बचपन की कुछ यादें भी आ जाती हैं। इन दोनों फैमिलीज के बच्चों ने बचपन इकट्ठे ही बिताया था और यहाँ पर शू तो हमेशा रूड रहती थी, जबकि याओ वो हमेशा साथ देती थी जियांग का जब कोई भी उसे बुली करता था। और इसी बर्थ मार्क से उसने पहचान लिया था कि ये तो उसकी बचपन की फ्रेंड याओ है। अब थोड़ी देर बाद जब वो लोग वहाँ पर ड्रिंक करते हैं तो याओ तो मिनट में ही बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी ड्रिंक में कोई मेडिसिन मिलाई हुई थी मम्मी ने। और ऑफ कोर्स कुछ ऐसा ही होता है जियांग के साथ भी। और थोड़ी देर बाद जब उनकी आंख खुलती है तो वो दोनों बेड में थे इकट्ठे और ऊपर से पूरी फैमिली आ जाती है तमाशा बनाने के लिए और सब यही कहने लगते हैं कि देखो शू के हक पर डाका मार लिया इसकी छोटी बहन ने, ये कितनी गिरी हुई इंसान है, अडॉप्टेड है ना, इसीलिए इस तरह की हरकतें कर रही है, इसने हमारा मुंह काला करा दिया। और ऊपर से डैड भी आकर कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, हम इसे अभी भी अपनी बेटी ही समझते हैं, अगर ये बात आउट हुई तो जियांग की भी बदनामी होगी और हमारी भी। वादा निभाने के लिए हम छोटी बेटी की शादी इससे करा देते हैं। याओ पहले तो रिलक्टेंट थी लेकिन उसे लालच था कि वो अपनी मम्मी की निशानियां वापस हासिल करना चाहती है, तो वो भी मान जाती है और जियांग के गद्दे पर हाथ रखकर कहती है ठीक है, मैं अपनी गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और फिर नेक्स्ट ही सीन में उन दोनों की शादी हो चुकी थी। मैरिज रजिस्टर करा के फ्लैश मैरिज के बाद वो लोग बाहर आते हैं। जियांग पूछता है तुम सैड तो होगी, हर लड़की का सपना होता है एक रिच लड़के से शादी करना, लेकिन वो कहती है कि ये रिच और वेल्दी फैमिलीज मैंने बहुत करीब से देखी हैं, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। उसकी बातों से ऐसे लगता था कि जैसे वो चिन फैमिली से बहुत तंग आ चुकी है और उसे वेल्दी लोगों से खास नफरत है।
जियांग भी सोचता है कि इससे अभी अपनी असलियत छुपा के ही रहे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग खेल रहेगा। अब याओ सोचती है कि इसके पास पता नहीं रहने की कोई जगह है भी कि नहीं, ये मुझे कहाँ लेकर जाएगा। अभी तो वापस आया है, अब्रॉड से जॉब भी तलाश करनी पड़ेगी। तो वो ऑफर करती है कि मैं अपनी स्कूटी पर बिठाकर तुम्हें अपने ही घर ले जाती हूँ और जल्दी तुम्हारी जॉब का भी अरेंज कर दूंगी। और वो उसका फंकी सा हेलमेट पहनते हुए रिलक्टेंट तो था लेकिन बहुत खुश था, क्योंकि उसे अपनी वाइफ बहुत अच्छी लग रही थी, एक क्लियर और क्रिस्टल हार्ट वाली। यहाँ पर याओ जैसे ही अपने सस्ते वाले फ्लैट के बाहर पहुंचती है तो वहां पर पहले ही शू खड़ी हुई थी डू के साथ। डू एक्चुअली याओ का एक्स बॉयफ्रेंड था। और यहाँ पर शू कहने लगती है कि डू इतना अमीर लड़का यही मुझे डिजर्व करता है, और वैसे भी तुमने मेरा फियांसी चुराया तो बदले में मैंने तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ले लिया। वो उसे वो सामान देने के लिए आई थी जो कि उसकी मम्मी की निशानी थी। वो उसकी मम्मी की निशानी को ट्रैश बोलती है, तो यहाँ पर बदले में याओ भी उन दोनों को ही ट्रैश कह देती है। यहाँ पर डू आगे बढ़ता है, वो तो उस पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन अब याओ अकेली नहीं थी। उसका हस्बैंड आगे आता है और एक लात दे मारता है उसके पेट में, और वो बेचारा लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा था। अब ये देखते ही याओ बहुत इम्प्रेस होती है और सोचती है कि मेरा हस्बैंड अमीर ना सही लेकिन हैंडसम तो है, और इसकी लॉन्ग लेग्स का फायदा भी बहुत है। अब वो उसे अपने फ्लैट पर लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही देखती है तो उस बैग में और कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ड्रेस था। उसे बहुत गुस्सा आता है कि शू ने उसे धोखा दिया है। वो गुस्से में लड़ने के लिए जा ही रही थी कि यहाँ पर उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधी जाकर गिरती है जियांग के ऊपर। यहाँ वो उसे गौर से देखती है तो सोचने लगती है कि ये काफी हैंडसम है। उनके बीच एक रोमांटिक सा सीन भी क्रिएट हो गया था, जिसके बाद याओ बहुत शर्मा जाती है। अब थोड़ी देर बाद जियांग अपने पॉकेट से एक पेंडेंट निकालता है, ये जेड पेंडेंट। वो बोलता है कि हमारी फैमिली की निशानी है और तुम ये डिजर्व करती हो क्योंकि तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो। वो जेड पेंडेंट बहुत कीमती था और बहुत सुंदर भी। याओ खुश तो होती है लेकिन कहती है मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती, और वैसे भी तुम्हारी एंगेजमेंट तो शू से हुई थी ना, तो तुम्हारी फैमिली उसी को ही बहू बनाना चाहती थी। लेकिन जियांग कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे मैरिज सर्टिफिकेट पर जिसका नाम लिखा है उसी का ही नाम मेरे दिल पर भी है। और वो उसे ये पेंडेंट दे देता है। अब याओ को कुछ काम था तो वो चली जाती है, लेकिन जाते जाते अपने हस्बैंड को कुछ पैसे भी देकर जाती है। कहती है कि अगर भूख लगे तो खाना खा लेना, मैं रात को लेट वापस आऊंगी। अब जियांग, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो इन 200 रुपयों को इतने प्यार से देख रहा था क्योंकि इसमें उसकी वाइफ का प्यार शामिल था। अब थोड़ी देर बाद वो अपने प्रोटोकॉल वाली गाड़ियों का बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था और वही पैसे देखे जा रहा था। इतने में गाड़ी पहुंच जाती है और स्पेशल असिस्टेंट वो उसको इस तरह देखता है तो बहुत खुश होता है। वो सोचने लगता है कि हमारे बॉस हमेशा ग्लूमी ग्लूमी से रहते थे, लेकिन आज देखकर लग रहा है कि इनकी लाइफ में लव ब्लूम करने लगा है। उधर याओ सीधी जाती है अपनी बेस्टी के पास और उससे कहने लगती है कि तुम्हें नहीं बता सकती कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। आज बहुत बड़े चक्कर में मुझे फंसा दिया गया है और मेरी शादी भी हो गई है सब्स्टिट्यूट ब्राइड के तौर पर, और ऐसे लड़के से हुई है जिसे सिर्फ मैं एक दिन मिली हूँ। वो उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाती है। यहाँ पर उसकी बेस्टी जब फोटो देखती है जियांग की तो सोचने लगती है कि जैसे मैंने इसे कहीं तो देखा है, लेकिन याओ का कहना था कि सारे हैंडसम लड़के एक ही जैसे दिखते हैं। और उसके बाद पता चलता है कि आज उनकी एक स्कूल की रीयूनियन पार्टी भी है, लेकिन इस पार्टी में याओ नहीं जाना चाहती थी। पर थोड़ी ही देर में उसे शू की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें अपनी मम्मी का सामान चाहिए तो तुम्हें उस पार्टी में आना होगा, अगर तुम ना आई तो मैं नई जिम्मेदारी लूंगी, शायद हाउसकीपिंग वो सामान फेंक दे। अब याओ को लग रहा था कि इसके पीछे जरूर शू की कोई चाल होगी, लेकिन बेस्टी कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। उधर जियांग भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसे पता चलता है कि आज शाम को मैरियट ग्रुप के ही अंडर एक होटल आता है और उसमें उनकी एक मीटिंग है, और एक्चुअली उसी होटल में ही शाम को चिन याओ भी आई हुई थी अपनी बेस्टी के साथ रीयूनियन अटेंड करने के लिए। यहाँ पर आज बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल था और उनको पता चलता है कि मैरियट ग्रुप का प्रेसिडेंट आज पहली दफा यहाँ आ रहा है। वो दोनों आराम से एक जगह पर बैठी हुई थी कि यहाँ पर वो देखती हैं तो प्रेसिडेंट गुजरता उनको दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ साइड पोस्ट था, उसने ग्लासेस भी लगाए हुए थे तो चिन याओ को ठीक से समझ नहीं आती, लेकिन वो अपने हस्बैंड जियांग को मैसेज जरूर कर देती है कि तुम कहाँ हो, आज मैंने मैरियट के प्रेसिडेंट को देखा, उसकी शक्ल तुमसे मिलती जुलती है। अब उसके मैसेज से साफ पता चल जाता है जियांग को कि उसकी वाइफ कहीं इधर उधर ही है, तो वो पूरी अरेंजमेंट करा लेता है और अपने असिस्टेंट को कह देता है कि मेरी वाइफ को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ डू ने भी एक वीआईपी लाउंज बुक कराया हुआ था और इस वीआईपी रूम में उसको एक स्पेशल गेस्ट का दर्जा भी दिया गया था, क्योंकि डू की कंपनी ने रिसेंटली मैरियट ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन की थी और ये सब उसे बहुत मेहनत के बाद मिला था। एक्चुअली वो उनका पार्टनर बनने वाला था, इसलिए हर कोई उसको कंग्रेट्स कर रहा था।
अब याओ यहाँ पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली शू ने उसका मजाक बनाने के लिए उसे यहाँ पर बुलाया है। डू सबके सामने शू का बॉयफ्रेंड बनकर आया था और वो सबको यही कहती है कि इसकी शादी हो गई है और याओ की शादी हुई है एक जॉबलेस पर्सन से जिसके पास शायद खाने के भी पैसे नहीं होंगे। अब यहाँ पर हर कोई उसकी ड्रेसिंग का भी मजाक उड़ाता है कि शायद तुम्हारे पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे यहाँ पहनने के लिए। पर याओ को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वो शू से कहती है कि मैं जो लेने आई हूँ मुझे वो दे दो, मेरी मम्मी की निशानियाँ। लेकिन वो गर्ल्स उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। यहाँ पर एक लड़की उसे नीचे भी गिरा देती है जिसकी वजह से उसका जेड पेंडेंट भी गिर गया था और यही पेंडेंट शू उठा लेती है और कहने लगती है कि इतना कीमती पेंडेंट तुम्हारे पास कहाँ से आ गया, लगता है तुमने अभी तक बचपन की चोरी वाली आदतें नहीं छोड़ी। जब तक ये हमारे घर में रहती थी चीजें इधर उधर होती रहती थी। और यहाँ पर सारे लोग इस तरह से उसे पोर्ट्रे करने लगते हैं कि जैसे वो एक चोर है और हर कोई अपने सामान की तलाशी ले ले, किसी की कोई चीज गुम तो नहीं हुई। और यहाँ पर डू भी सबके साथ मिल जाता है और ये लोग सारे मिलकर बेचारी याओ को बहुत बुली करते हैं। इवन के इन दी एंड डू उसे कहने लगता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत बदतमीजी कर ली, अब हद ही क्रॉस हो चुकी है। और वो यहाँ पर और लोगों को भी बुला लेता है और उनसे कहने लगता है कि इसकी तलाशी लो ताकि अगर कुछ चोरी करके जा रही है तो हम यहीं से निकलवाते जाएं। लेकिन उसी टाइम पर ऊपर से जियांग पहुंच जाता है जो कि एक पंच मार कर उन लोगों को दूर करता है और कहने लगता है कि कोई भी मेरी वाइफ को हाथ ना लगाए, शी इज माई गर्ल। याओ हैरान रह गई थी कि तुम ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो झूठ बोल देता है कि आज यहाँ पर मेरा एक इंटरव्यू था, उसी के लिए आया था ऐसे कपड़े पहनकर। जबकि शू तो सबके सामने तमाशा बनाने लगती है और कहती है यही है वो जियांग जो पता नहीं कहाँ से मांग के ये कपड़े पहन कर आया है, यही तो इसका हस्बैंड है जो कि इतना गरीब है। लेकिन जियांग उसके हाथ से जेड पेंडेंट छीन कर अपनी वाइफ को दे देता है कि मैंने इसे गिफ्ट दिया है। तो वो कहने लगती है अच्छा तो इसने तुम्हें भी अपने साथ चोर बना लिया है, तुम दोनों ने मिलकर चोरी की है कहीं से। और अपनी गर्लफ्रेंड की जगह खुद बोलने लगता है। उसे कहता है कि शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, सड़क पे रहते हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि ये मैरियट ग्रुप की जगह है और मैं मैरियट का वीआईपी गेस्ट हूँ, मैंने ही ये हॉल बुक कराया है। अगर तुमने यहाँ पर मेरे लोगों पर हाथ उठाया है तो मैं तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा, तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंका जाएगा। और वो तुरंत ही उस होटल के मैनेजर को कॉल करता है और कहता है मैनेजर भाई यहाँ पर आए, यहाँ पर कोई है जो हमें बुली कर रहा है, शायद आपका स्टैंडर्ड गिर गया है, चेकिंग किए बगैर ही लोगों को अंदर बुला रहे हैं, कोई सड़क छाप पहुंच चुका है। जबकि उसी टाइम पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जियांग भी अपने स्पेशल असिस्टेंट को उस रूम में बुला लेता है। याओ तो एक दफा डर गई थी और जियांग से कहती है पता नहीं कैसे लोग आएंगे, हम यूं करते हैं चुपके से इधर से निकल जाते हैं। लेकिन वहां पर मैनेजर बाय पहुंच चुका था और वो कहने लगता है कौन है वो घटिया इंसान जिसने हमारे वीआईपी गेस्ट को तंग करने की हिम्मत की। पर जियांग तो कल ही अब्रॉड से आया था, उसे यहाँ पर कोई भी नहीं पहचानता था। यहाँ पर मैनेजर बाय उसे वार्निंग देने लगते हैं तो याओ आगे आ जाती है और कहती है मेरे हस्बैंड को कोई हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ पर जियांग को बहुत अच्छा लगता है, वो सोचने लगता है कि ऐसी लड़की मुझे कहाँ से मिलेगी, एक गरीब लड़के को ऐसे प्रोटेक्ट कर रही है। अब वो अपनी वाइफ को पीछे कर देता है, खुद आगे आ जाता है। वो जिस तरह से बोलता था उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग था और ये बात मैनेजर बाय ने भी नोटिस की थी। लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करके दोबारा से अपनी गिरी हुई हरकतों पर आ जाता है। लेकिन वो कुछ भी करते उससे पहले ही स्पेशल असिस्टेंट की एंट्री हो गई थी जो कि आते ही एक तो थप्पड़ लगाता है मिस्टर बाय को और उसे कहने लगता है कि हमारा मैनेजर कम और तुम एक गुंडे ज्यादा लग रहे हो, और उसे रूल्स याद दिलाने लगता है कि हमारे होटल में गेस्ट्स के साथ कैसे बिहेव किया जाए। उसके बाद असिस्टेंट को पता चलता है कि एक्चुअली मामला ये है कि वो जेड पेंडेंट चोरी का इल्जाम जियांग पर डाल रहे हैं। अब वो सबके सामने ऐसे एक्टिंग करता है कि जैसे वो जियांग को जानता ही नहीं है और यहाँ पर डू बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, कहता है कि ये एक चोर है, इसके पास इतना एक्सपेंसिव पेंडेंट कहाँ से आ गया, अगर ये इसका ना निकला तो ये यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ झुकेंगे, नील डाउन करके हमसे सॉरी करेंगे। चिन कहती है और अगर ये हमारा निकला तो तुम नील डाउन करके हमसे सॉरी करोगे। और फिर उसके बाद जियांग बोलने लगता है कि इस पेंडेंट को अगर गौर से देखें तो इसके अंदर डीपली इंग्रेव हुआ जियांग फैमिली का नाम भी लिखा है और वो वाकई लिखा हुआ था, जिसके थ्रू ये प्रूफ हो जाता है कि ये जियांग का ही है। और स्पेशल असिस्टेंट ने ही तो हर फैसला करना था। वो कहता है कि मिस्टर जियांग यहाँ पर बिल्कुल इनोसेंट है और हम बिना डिस्क्रिमिनेशन के उनके साथ मिसबिहेव करने पर आप लोगों को सजा देंगे। डू तो चिल्लाने लगता है लेकिन स्पेशल असिस्टेंट कहता है ठीक है, अगर आपने कोई गड़बड़ करी तो आपके ग्रुप के साथ जो कोऑपरेशन मैरियट ग्रुप कर रहा है उसे फाइनलाइज नहीं किया जाएगा। ये सुनते ही वो डर जाता है और तुरंत ही नील डाउन होकर चिन याओ से माफी मांगने लगता है। अब याओ तो ये देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है कि किस्मत मेरे साथ है। और फिर थोड़ी ही देर बाद मैनेजर बाय भी झुक जाता है और अपने ही फेस पर थप्पड़ मारने लगता है। लेकिन याओ एंड पर कहती है कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराया जाए, ये तो गुंडा ज्यादा लगता है, अगर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं तो माफ कर देंगे वरना ये पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा।
अब हर कोई यही सोच रहा था कि वाकई जिन याओ बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन याओ सोचने लगती है कि जियांग आप स्पेशल असिस्टेंट को कैसे जानते हो, लेकिन वो कहने लगते हैं कि नहीं, हम तो पहली दफा मिले हैं। और वैसे भी मैरियट ग्रुप में किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा जाता, सबको बराबर रिस्पेक्ट दी जाती है। और उसके बाद स्पेशल असिस्टेंट एक्सक्यूज करता हुआ वहां से निकल जाता है। अब याओ बहुत खुश हो रही थी। जियांग कहता है कि क्यों ना हम दोनों इकट्ठे ही घर चले, लेकिन वो शर्मा जाती है और कहने लगती है कि आज का दिन तो मैं अपनी बेस्टी के साथ ही गुजारूंगी। वैसे भी उसने दिन के टाइम पर जियांग से कह दिया था कि हम दोनों पहली दफा मिले हैं, जब तक हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड क्रिएट नहीं होता तब तक मैं बेडरूम में सोया करूंगी और तुम बाहर लिविंग एरिया में। और जियांग को ये भी एक्सेप्ट था। अब जब वो चली जाती है तो जियांग याओ के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है, तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली वो मैरियट ग्रुप में ही काम करती है, उनके डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में है। और ये सुनते ही उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और कहता है कि दुनिया बहुत छोटी है। वेल, अब जब याओ वहां से वापस जा रही थी तो डू उसका वेट कर रहा था। लगता है कि वो अपनी इंसल्ट भूला नहीं था। वो उससे कहने लगता है कि जिस लड़के के बल पर तुम इतना इतरा रही हो, ये मत भूलो कि वो जॉबलेस है, उसके पास है ही क्या तुम्हें देने के लिए। जीने के लिए इंसान को पैसे की जरूरत होती है, और मैं अभी भी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। वो ये भी कहता है कि चिन फैमिली की लड़की से शादी करना मेरे लिए बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर तुम मेरी मिस्ट्रेस बनना चाहो तो मैं तुम्हारी जरूरियात का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और इस बात पर ऑफ कोर्स या उसे एक घातक सी चोट देती हुई, उसे बुरा भला बोलती हुई वहां से निकल जाती है। अब वो बाहर आती है तो उसकी बेस्टी जीजी उसका वेट कर रही थी। जीजी उससे कहने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम है, लेकिन हैंडसम लुक्स के साथ जिंदगी तो नहीं गुजर सकती। कहीं उसका मैरियट ग्रुप से कोई लेना देना तो नहीं, आज मुझे शक हो रहा था। लेकिन वो कहने लगती है कि नहीं, जियांग फैमिली तो बैंकरप्ट हो गई थी बहुत सालों पहले, उनके पास कुछ भी नहीं है, और वो 2 दिन पहले ही तो वापस आया है, अब जॉब ढूंढेगा अपने लिए। और यहाँ पर जीजी उससे कहने लगती है कि मेरा भाई मैरियट ग्रुप में ही सिक्योरिटी गार्ड है, और उससे कहकर मैं उसकी वहीं पर ही जॉब लगवा देती हूँ जब तक उसे कोई और जॉब नहीं मिलती। और ये आइडिया उसे बहुत अच्छा लगता है। डू भी ये सारा कुछ साइड पर खड़ा सुन रहा था और सोच रहा था, एक सिक्योरिटी गार्ड, इसको तो मैं दिन में तारे दिखा दूंगा। अब उसने तो जाना था जीजी के घर पर, लेकिन वो मना कर देती है और कहती आज मैं अपने क्रश के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। तो अब ऑफ कोर्स याओ को अपने घर ही वापस आना पड़ता है। वो देखकर हैरान रह जाती है कि अभी तक मेरा हस्बैंड वापस क्यों नहीं आया, और जियांग को मैसेज करती है कि तुम कहाँ रह गए, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए। और उस वक्त जियांग अपने लग्जरी से बेडरूम में बाथ लेने के बाद सोने की तैयारी में था। वो मैसेज पढ़ता है तो झूठ बोल देता है कि मैं रोड साइड पर नूडल्स खाने रुक गया था, और फिर भागता हुआ घर पहुंच जाता है। जब देखता है तो याओ काउच पर ही सो रही थी। वो उसे देखता है तो उसे बहुत प्यारी लगती है। उठती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। अब वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। यहाँ पर याओ उससे कहने लगती है कि देखो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, तुम्हारी सोच भी मेरी तरह की होगी। पता है, मैंने तुम्हारे लिए जॉब का अरेंज कर लिया है, और वो है मैरियट ग्रुप में ही सिक्योरिटी गार्ड की। ये सुनते ही मिस्टर प्रेसिडेंट के मुंह से तो सारा सूप ही बाहर निकल जाता है। अब वो अपनी ही कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेगा। पर याओ ने रिक्वेस्ट उससे इतनी दिल से की थी, अब वो उसे इनकार भी नहीं कर पाता, और फिर अपने बाद असिस्टेंट को मैसेज कर देता है कि कल मैं सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर कंपनी में काम कर रहा हूँ, इसलिए सारे अरेंजमेंट्स कर लो, कोई गड़बड़ ना हो। और असिस्टेंट सोच रहा था कि लगता है बॉस पगला चुके हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जियांग उठता है, वो देखता है उसकी वाइफ ही तो अपने काम पर जा चुकी है, लेकिन उसके लिए नाश्ता बना कर गई थी। असिस्टेंट उसे मैसेज करता है कि सर आपकी गाड़ी भी रेडी है और आपके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट भी, लेकिन वो कहने लगता है वो तुम खा लो, क्योंकि मेरी वाइफ के हाथ का बना हुआ खाना ज्यादा डिलीशियस है। उधर हमें दिखाते हैं याओ को, जो कि ऑफिस में आज बैठी हुई थी। उसके ऑफिस में आज एक नई बॉस आती है, और वो देखते ही उसे पहचान जाती है और कहती है कि तुम चिन शू की सिस्टर हो ना। एक्चुअली वो शू की फ्रेंड है। वो सोचने लगती है अब मेरी डबल बैंड बजने वाली है। दूसरी तरफ जियांग को असिस्टेंट बार बार कह रहा था कि ग्रैंडमा आपको कॉल्स कर रही हैं, आप कॉल नहीं उठाते, प्लीज उनसे मिल लें, अब तो मिस चिन भी आपकी लाइफ में आ चुकी है। लेकिन वो कहने लगता है कि ग्रैंडमा को नहीं बताना चिन याओ के बारे में, मैं खुद बताऊंगा जैसे भी बताना हुआ। और जियांग जैसे ही अपने ऑफिस में आता है तो उस टाइम पर याओ की नजर उस पर पड़ गई थी। उसे शक होता है कि जैसे मैंने जियांग को यहाँ पर देखा है। वो तो उसको फोन भी मिला देती है, और उसे लगा था कि रिंगटोन भी मेरे हस्बैंड वाली ही बज रही है। लेकिन एंड टाइम पर उसे उसकी डायरेक्टर की कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से वो वहां से चली जाती है और सोचने लगती है कि कल रात मेरी नींद नहीं पूरी हुई, लगता है इसलिए ऐसा हो रहा है। वेल, अब जियांग तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में चला जाता है और असिस्टेंट को कहता है कि मेरा सीक्रेट रिवील मत होने देना। जबकि उधर हमें दिखाते हैं याओ को, वो तो स्पेशल गेस्ट्स के लिए जा रही थी कॉफी लेने। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है पार्किंग में उन्हें देख कि वो स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं बल्कि डू और शू ही थे।
वो यहाँ पर उसे बड़ी बड़ी बातें लगाने लगते हैं और कहते हैं कि जल्द ही हमें इन्वेस्टमेंट मिल जानी है मैरियट ग्रुप से, और वैसे भी मैं तो उनका डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हूँ। यहाँ पर वो उसे बुरा भला बोल रहे थे, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो आगे से याओ भी कौन सा चुप रहने वाली थी, वो उन दोनों को डॉग्स बोल देती है और इस बात पर डू हाथ उठाता है। लेकिन उसी टाइम पर जियांग सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने पहुंच जाता है और डू का हाथ पकड़ लेता है। कहता है कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं मेरी वुमन पर हाथ उठाने का, और मैंने कहा था ना इससे फासला रखना। अब वो उसका हाथ तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो माफी नहीं मांगता। लेकिन उसके बाद डू कहने लगता है कि तुम एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड मेरे आगे बोलोगे। कोऑपरेशन तो मैंने अब करनी है ना मैरियट ग्रुप से, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं मैरियट ग्रुप में HR का मैनेजर मेरा ही एक अंकल है, और मैं उस अंकल को बुलाऊंगा और वो अंकल डोंग यहीं पर खड़े खड़े तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। अब वो तुरंत ही अपने अंकल को कॉल करता है और कहता है एक सिक्योरिटी गार्ड मुझे यहाँ पर बुली कर रहा है, आप नीचे आ जाएं। और वो यही कह रहा था कि देखना उस दिन तो कुछ नहीं हो सका, लेकिन आज मैं इसे मैरियट ग्रुप से निकलवा के ही रहूंगा। और थोड़ी देर बाद वो अंकल भी छोटे से डायनासोर बनते हुए आगे आ जाते हैं। वो तो डू से भी ज्यादा मुंह से आग निकाल रहे थे और अपनी पावर्स गिनवाते गिनवाते वो जियांग को बहुत सी बातें भी लगाते हैं और तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड्स को कहते हैं कि सारे के सारे यहाँ पहुंच जाओ। अब वो सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही पहुंचते हैं तो यहाँ पर याओ आगे आ जाती है जियांग के और कहने लगती है कि ये सारी लड़ाई मेरी वजह से हुई है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। और यहाँ पर जियांग को दोबारा से बहुत खुशी होती है जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे। अब शू कहने लगती है कि अगर याओ तुम हमारे सामने नील डाउन होके माफी मांग लो तो ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हारे हस्बैंड को भी। लेकिन वो कहती है मैं फायर कर दी जाऊं, मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगी। और ये एटीट्यूड जियांग को अपनी वाइफ का बहुत पसंद था। और इतने में स्पेशल असिस्टेंट भी वहां पहुंच जाता है जिसे बुला लिया था जियांग ने, और उसे देखते ही एकदम भीगी बिल्ली बनकर कांपने लगते हैं वो अंकल जो थोड़ी देर पहले डायनासोर बने हुए थे। यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंट कहता है कि आपने अपनी पावर्स को मिसयूज किया है और इसके साथ साथ आप पर करप्शन के भी एलिगेशंस हैं, इसलिए आपको आपकी सीट से हटाकर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अब अंकल को तो अपनी पड़ जाती है, वो वहां से निकल गए थे और थोड़ी देर बाद डू की तरफ आता है वो स्पेशल असिस्टेंट और कहने लगता है कि आप बार बार हमारे मैरियट ग्रुप में आकर अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, इसलिए हम आपके साथ कोलैबोरेशन को कैंसिल करते हैं। आप यहाँ पर आइंदा एंटर भी नहीं हो सकते। और वही सिक्योरिटी गार्ड्स जो थोड़ी देर पहले जियांग को पकड़ने के लिए आए थे अब उसे पकड़कर वहां से बाहर फेंक देते हैं। अब याओ दूसरी दफा बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई थी स्पेशल असिस्टेंट से, इवन की उससे कहने लगती है कि आप तो लेजेंड हैं, आप तो लाइफ सेवर हैं। उसकी इतनी तारीफें करती है कि यहाँ पर उसका हस्बैंड जियांग ही खुद जेलस होने लग जाता है। लेकिन दोबारा से याओ को शक हो गया था। कहती है कि जियांग तुम कैसे जानते हो स्पेशल असिस्टेंट को? तो जियांग कहने लगता है अब सीक्रेट बताने का टाइम आ गया है, और फिर उसे एक कार्ड दिखाता है। कहता है कि ये जो ईमेल है ना वो यहाँ के प्रेसिडेंट का है पर्सनल, जैसे ही कोई कंप्लेंट हो उनको कहो, वो फौरन ही फीडबैक करते हैं और एक्शन लेते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान है और ये मैं तुम्हें भी दे देता हूँ, अगर तुमने उनसे कॉन्टेक्ट करना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम डायरेक्टली कर सकती हो। तो अब नई वाली बॉस चियान वो कॉल करती है शू को और फिर उसके बाद उससे बाहर ही मिलने के लिए चली जाती है, क्योंकि मैरियट के अंदर तो वो आ नहीं सकते थे। लेकिन बाहर निकलते समय वहाँ पर उनकी एक ओल्ड लेडी से टक्कर हो जाती है। उसकी वेजिटेबल्स भी बिखर गई थी, वो उसे बुरा बर्ताव करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वो मिसबिहेव कर रहे थे कि ऊपर से पहुंच जाती है याओ जो उस ओल्ड लेडी की हेल्प करती है। अब चियान को यहाँ पर शू ने बहुत बातें लगाई थी और यही कहा था कि ये याओ बेशक मेरी सिस्टर है लेकिन मुझे हमेशा से तंग करती आई है, ये बुली गर्ल है। और चियान को भी यही लगने लगता है इसकी बॉस बनकर मैं अच्छी तरह से इसकी क्लास लिया करूंगी। एक्चुअली चियान का यही टारगेट था कि वो मैरियट ग्रुप के प्रेसिडेंट से शादी करने वाली है। और यहाँ पर डू उन फ्रेंड्स की बात आउट कर देता है और कहने लगता है कि ये यहाँ की फ्यूचर बॉस है और CEO की वाइफ भी, और ये जो स्पेशल असिस्टेंट बार बार आकर तुम्हें बचा लेता है अब वो भी नहीं बचा पाएगा। और यहाँ पर वो ग्रैंड माँ वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि अच्छा तो ये लेडी मैरियट के प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ है। एक्चुअली वो ही ओल्ड लेडी थी जो कि ग्रैंड माँ थी जियांग की। और यहाँ पर उनके सामने फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है याओ का, लेकिन वो जिस तरह से लड़की चियान बदतमीजी कर रही थी उसे तो बड़ों की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। वो तो ये भी कह रही थी कि ये ग्रैंड माँ मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांगे। तो आगे से ग्रैंड माँ भी कह देती है कि तुम्हें शायद पता नहीं मैं ही मिस्टर प्रेसिडेंट की ग्रैंड माँ हूँ और मेरी इजाजत के बगैर वो तुमसे शादी भी नहीं करेगा। अब ग्रैंडमा को लगने लगता है कि वो चिन फैमिली की बेटी से शादी नहीं कर रहा, क्योंकि इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर लाया। इस स्पाइडर की शक्ल वाली लड़की को तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। यहाँ पर डू तो आगे बढ़कर हाथ उठाने वाला था ग्रैंडमा पर कि लगता है ये बीमार है और इनका मेंटल बैलेंस खराब है, लेकिन याओ आगे बढ़ती है और उनकी जगह खुद थप्पड़ खा लेती है। अब ये देखकर तो ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है, अपना फोन निकाल लेती है कि अभी के अभी मैं अपने पोते को कॉल करती हूँ, वो आकर तुम सबको सबक सिखाता है। और वो सोच रहे थे कि इतने गरीब से कपड़ों में एक टोकरी में सब्जियां उठाए, ये थोड़ी होगी इतने बड़े प्रेसिडेंट की ग्रैंडमा।
और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जियांग की दादी माँ किसी गांव में सिर्फ अपनी फसलों का ख्याल रखती हैं, लेकिन आज वो आई हैं फेवरेट कैरेट्स लेकर अपने पोते के लिए। और वो यहाँ पर उसे कॉल कर देती हैं कि लॉबी में कोई मुझे बुली कर रहा है, तुरंत ही यहाँ पर आओ। वो भागता हुआ नीचे की तरफ आता है, लेकिन जब नीचे आता है तो सिर्फ स्पेशल असिस्टेंट, लेकिन आज वो 4 नहीं बल्कि 6 बॉडीगार्ड्स लेकर आया था। और वो आते ही सबसे पहले तो डू के मुंह पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेसिडेंट की ग्रैंडमा को एक पागल ओल्ड लेडी कहने की। पागल तो तुम हो, तुम्हें लगता है शर्म नहीं आती? कितनी दफा तुम्हें निकाला है, बेशर्म और ढीठ इंसान। और यहाँ पर अब चियान चियान भी अपने रूप बदलने लगती है और आकर ग्रैंडमा से सॉरी कर रही थी, लेकिन वो उसे लिफ्ट नहीं कराती। और शू वो तो यही कह रही थी, नहीं नहीं हम सबको तो फ्रेम किया है, याओ ने, ये बहुत चालाक है। और ग्रैंड माँ तो चिन याओ से बहुत इम्प्रेस हो गई थी। उससे जाकर एलिवेटर में कहने लगती है कि तुम बहुत अच्छी हो, कितने सालों की हो, सुंदर भी हो। पता है मेरा भी ग्रैंडसन है, तुम्हारी ये एज का लगता है। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, अगर कहो तो तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस कराऊं, क्या पता तुम दोनों की आपस में बन जाए। लेकिन आगे से चिन याओ कहने लगती है कि ग्रैंड माँ मैं तो मैरिड हूँ। वो कहने लगती है तुम झूठ तो नहीं बोल रही, तुम्हारे हाथ में तो वेडिंग रिंग भी नहीं है। और ग्रैंड माँ को तो यही लगता है कि छोटी सी लड़की बस मुझे इनकार कर रही है क्योंकि शर्मा रही है, और मन ही मन में वो तो उसे ही अपनी बहू बनाना चाहती थी। अब याओ उनको टॉप फ्लोर पर लेकर जाती है जो कि बहुत ग्रैंड था, और वहीं पर ही था प्रेसिडेंट का ऑफिस। वो जाकर बैठ जाती है और जबरदस्ती याओ को भी साथ बिठाई रखती है कि मेरे ग्रैंडसन से मिल के जाना। लेकिन याओ को उसकी बॉस की कॉल आ जाती है और उसे जल्दी में वहां से निकलना पड़ता है। वो उनके ग्रैंडसन से मिल ही नहीं पाती। अब थोड़ी देर बाद जियांग भी आ जाता है, ग्रैंड माँ से मिलता है। पहले तो वो उसे डांटती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, और फिर उसके बाद उसकी क्लास लगाने लगती है और बोलती है मुझे बहुत अकेला लगता है, तुम जल्दी से शादी कर लो, और उसके बाद मुझे 3 साल के अंदर अंदर अपने 2 ग्रैंड सन्स चाहिए। ये सुनते ही वो हैरान रह जाता है और कहता है नहीं ग्रैंड माँ, आपकी मर्जी से नहीं, मुझे खुद कोई लड़की पसंद है। अब ये सुनते ही ग्रैंड माँ कहने लगती अच्छा तो वो चुड़ैल जो डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करती है वो है तुम्हारा क्रश। और इस वक्त ग्रैंड माँ के माइंड में तो वही चियान चियान थी, लेकिन यहाँ पर जियांग को लगने लगता है कि ये वाकई चिन याओ से मिल चुकी हैं। मेरी ग्रैंड माँ तो बहुत तेज है, इनको कैसे पता चल गया। और वो आगे से ग्रैंड माँ कहने लगती है कि वो कितनी बदतमीज और खड़ूस इंसान है, उसे तो बड़ों से बात करने की तमीज नहीं, मैं ये शादी कभी अप्रूव नहीं करने वाली। और फिर ग्रैंड माँ उस पर जिद करने लगती है कि जिस लड़की को आज मैंने पसंद किया है उसे तुम जरूर मिलोगे, और वैसे भी उसने मेरी आज इतनी हेल्प करी, थैंक्स करना तो बनता है। और इस बात पर जियांग मान जाता है कि ठीक है सिर्फ थैंक्स करने में जाऊंगा। वैसे उसके बाद जब याओ शाम को घर आती है तो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि जियांग ने उसके लिए बहुत अच्छा सा खाना प्रिपेयर किया हुआ है, और वो दोनों इकट्ठे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। पहली दफा याओ को लग रहा था कि उसका घर हाउस से होम में बदल चुका है। अब उसके बाद ऑफिस में नेक्स्ट ही डे पहुंच जाती है शू की मम्मी, जो कि जाते ही चिल्लाने लग जाती है याओ पर, और सब ऑफिस के सामने तमाशा बना देती है। कहती है कि सारी जिंदगी हमारे घर का खाती रही और अब हमारे साथ ही बुरा सलूक कर रही है, तुम्हारी किसी गरीब से शादी हो गई, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है। उससे जेलस होकर इसने डू की सारी इनकम रुकवा दी है। अब यहाँ पर ऑफिस में सारे लोग याओ को बुरी बुरी नजरों से देख रहे थे, और मम्मी ने इतना तमाशा खड़ा किया था कि ऊपर से चियान चियान भी पहुंच जाती है। वो यहाँ तक कहती है कि इसने स्पेशल असिस्टेंट को अपने हाथ में लिया हुआ है, लेकिन आगे से याओ कहने लगती है कि मैंने किसी को हाथ में नहीं लिया, और जो भी करता है स्पेशल असिस्टेंट वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर करता है। अब यहाँ पर चियान चियान करती है ऐसा कि उसे तो सिर्फ एक बहाने की जरूरत थी। कहती है कि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसी वजह से मैं याओ को यहाँ से फायर कर दी। लेकिन मामा को तो इतना गुस्सा आया हुआ था कि वो कहने लगती हैं कि इसने मेरी बेटी का घर बर्बाद करने की कोशिश की है, उसके फियांसे को तबाह करना चाहती है, इसका फ्यूचर मैं तबाह करती हूँ। और तो वो एक सीजर्स निकाल लेती हैं और कहने लगती हैं कि आज मैं इसको एक बहुत अच्छा सा हेयर कट दूंगी कि ये तमाशा बन जाएगी। लेकिन उसी टाइम पर ऊपर से पहुंच जाता है हमारा हीरो जियांग, जो कि वहां पर उसे बचा लेता है। अब उसने चिनियाओ को बचा तो लिया था, लेकिन वो बेचारी फिर भी बहुत सैड थी। उसके बाद वो अपने काम पर चला जाता है और चिनियाओ अपना काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पर चियान चियान उसे इतनी गुस्से में थी कि वो रोज रोज उसे ओवर टाइम कराया करती थी, जिसकी वजह से वो बहुत थक जाती थी। उसने ऑफिस में से कुछ लोगों को उस पर नजर रखने को भी कहा हुआ था। एक दिन उसे ग्रैंड माँ कॉल करती हैं और कहती हैं तुम्हारा मैंने प्रॉपर्ली थैंक्स नहीं किया, इसलिए एक जगह पर आ जाना, मैं तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ किसी से। और जगह भी वहीं पास की थी, लेकिन वो तो आ नहीं सकती थी। उसे लगता था कि उसे आज ओवर टाइम है, फिर भी बेचारी किसी तरह जल्दी जल्दी काम खत्म कर दिया। पर ये सारा कुछ पहले ही चियान को पता था। उसने उसे उस कमरे में लॉक कर दिया था जिसमें वो फाइल लेकर गई थी। उस बेचारी का फोन भी कहीं बाहर ही था, जबकि खुद वो उसकी जगह पर जियांग से उस ब्लाइंड डेट पर मिलने के लिए पहुंच जाती है। जियांग जैसे उसकी शक्ल देखता है तो सोचने लगता है अच्छा तो ये वही है जिसे ग्रैंडमा ने मेरे लिए चूज किया है।
ये तो इम्पॉसिबल है। वो उसे ये कहता हुआ वहाँ से निकल जाता है कि मैं पहले से ही मैरिड हूँ और मेरे बारे में सपने देखना छोड़ दो। और ग्रैंड माँ को भी कॉल करके कहता है कि ऐसी लड़की जो आपने मेरे लिए पसंद की है मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं बहुत बिजी हूँ आजकल। अब वहाँ से वापस जाते समय जियांग बार बार कॉल करता है याओ को, लेकिन उसका नंबर ही बंद जा रहा था। उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रही थी कि फिर से वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। वो स्पेशल असिस्टेंट से कहता है कि उसकी लोकेशन फाइंड करो। पता चलता है कि उसने ऑफिस अभी तक छोड़ा ही नहीं है। वो उसके डिपार्टमेंट में जाते हैं, सारा कुछ बंद था, लेकिन उसका फोन अपने डेस्क पर पड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ याओ को दिखाते हैं, वो बेचारी कमरे में बेहोश हो गई थी, उसे सफोकेशन हो रही थी। उसे बचपन में इसी तरह कमरे में बंद करके बुली किया जाता था, यही यादें उसे आ रही थी। इतने में जियांग ऊपर से पहुंच जाता है और उसे रेस्क्यू कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ चियान शान को तो सारी गेम समझ आ चुकी थी। जियांग याओ के सामने एक पुअर बॉय बनकर फिरता है, लेकिन याओ को ये पता नहीं है कि वही तो मैरियट का रियल प्रेसिडेंट है। वो ये सोचने लगती है कि शायद याओ के साथ वो कोई गेम ही खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। जबकि जियांग को याओ की इतनी फिक्र हो रही थी कि उसने अभी के अभी रात को ही ऑर्डर कर दिया था कि कल तक कंपनी के सारे डोर लॉक्स को चेंज कर दिया जाए फिंगरप्रिंट के सिस्टम के साथ, ताकि आइंदा कभी भी कोई कमरे में लॉक ना हो सके। अब नेक्स्ट डे चिन याओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जब उसे ये न्यूज़ मिलती है कि उसे प्रेसिडेंट की तरफ से एक स्पेशल कॉम्पनसेशन मिली है, क्योंकि ये सब जो उसके साथ हुआ है उसे वर्क रिलेटेड इंजरी या ट्रॉमा में गिना जाएगा। अब उसे कॉम्पनसेशन में इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं कि वो खुश होकर दौड़ती हुई जाती है जियांग के पास और कहने लगती है कि मैरियट के प्रेसिडेंट तो बहुत बड़े एंजल हैं, और वो भी खुश हो जाता है। पहले तो वो काफी खुश हुआ था अपनी वाइफ की खुशी देखकर, लेकिन जब वो ये सुनता है कि याओ कह रही है कि वो लड़की बहुत लकी होगी जिसकी शादी मैरियट के प्रेसिडेंट से होगी, तो ये सुनकर वो थोड़ा थोड़ा जेलस भी फील करने लगता है। थोड़ी देर के लिए भूल ही चुका था कि वही तो बॉस है। अब नेक्स्ट डे जब याओ काम पर जाती है तो वहाँ पर उसे मैसेज आता है शू की तरफ से, जो कि उसे यही कह रही थी कि अगर अपनी मम्मी की चीजें चाहिए तो आकर मुझसे मिल लो। अब वो उसी जगह पर उसे मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी जगह डू होगा जो वहाँ उसका वेट कर रहा होगा। वो डू से भागने की बहुत कोशिश करती है, एक दो दफा उसे मारती भी है, लेकिन डू उस पर गुस्सा कर रहा था और कह रहा था कि तुमने मुझे छोड़कर उस सड़क चाप सिक्योरिटी गार्ड को चूज किया, बहुत बड़ी इंसल्ट है, इसका बदला मैं लूंगा। पर थोड़ी ही देर बाद चिन याओ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं शो कर सकती थी, क्योंकि लगता है कि उसे बेहोशी की दवाई दी गई थी। वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है और बस इसी के साथ ही ये सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जियांग और स्पेशल असिस्टेंट खड़े हुए कुछ डिस्कशन कर रहे थे। यहीं पर ही जियांग को एक मैसेज आता है कि चिन याओ किसी लड़के से अकेले मिलने के लिए गई है। ये सुनते ही वो परेशान हो जाता है और असिस्टेंट को पता चलता है कि चिन याओ हमारे ही होटल के एक कमरे में है। अब वो दोनों ही परेशान होकर उसकी हेल्प के लिए निकले थे। दूसरी तरफ चिन याओ जैसे ही होश में आती है तो डू के हाथ में एक कैमरा था और वो उसकी वीडियो बना रहा था उसके हाथ बांधकर। अब वो इससे ज्यादा उसे जब मोलेस्ट करने की कोशिश करता है तो उस टाइम पर जियांग ऊपर से पहुंच चुका था, जो कि अपनी वाइफ को बचा लेता है। अब वो अपना कोट उतार कर सबसे पहले तो याओ को कवर करता है और फिर उसके बाद बिल्कुल एक हीरो की तरह से अपनी टाई अपने हाथ पर बांधता है और डू की बहुत ज्यादा फैंटी लगाता है। और अब वीडियो तो बन रही थी लेकिन डू की धुलाई की, लेकिन इतने में चिन याओ से अपने साथ ले जाती है कि कहीं ये इसे मार ही ना डाले। लेकिन उसके बाद डू की फेस ब्यूटी तो बहुत खराब हो गई थी, साथ ही साथ उसे कुछ लोग किडनैप करके ले जाते हैं। जब वो होश में आता है तो उसके सामने बैठा हुआ था जियांग, जिसे देखते ही वो सोचने लगता है कि ये कौन है, बहुत पावरफुल लग रहा है। और स्पेशल असिस्टेंट बताता है कि आंखें खोलकर अच्छी तरह से देख लो, ये है मैरियट ग्रुप के प्रेसिडेंट। अब वो तुरंत ही नील डाउन करता है और बहुत ज्यादा माफिया मांगता है जियांग से, लेकिन जियांग कहता है जो गलती तुमने कर दी वो माफी के काबिल नहीं है। और उसके बाद अगले सीन में हमें यही दिखाया जाता है कि बेचारे डू की जो हालत हुई थी उसका तो अब फेस भी नजर नहीं आ रहा था। वो सर से लेकर पैर तक पट्टियों में ही बंधा हुआ था और हॉस्पिटल में उसके डैड बैठे यही सोच रहे थे कि इस शहर में किसकी इतनी जरूरत हो सकती है कि मेरे बेटे को इस हाल तक पहुंचा। अब यहाँ पर डू तो बोल ही नहीं सकता था, उसका मुंह बंधा हुआ था, जबकि शू बहुत जुबान चलाने लगती है और कहती है कि एक्चुअली एक सिक्योरिटी गार्ड है। मेरी सिस्टर चिन याओ वो इसे सिड्यूस कर रही थी और सिक्योरिटी गार्ड जो उसका हस्बैंड उससे गलत लगा और उसने आकर डू को ऐसे धो दिया। अब डैड सोचने लगते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड कितनी जरूरत, मैं जाकर अभी उसकी धुलाई करता हूँ, उसकी हड्डियां तोड़ के बेच दूंगा। और यहाँ पर बेचारा डू बस दिल ही दिल में सोचे जा रहा था कि डैड मत जाए, नहीं तो मेरे जैसा हाल होगा आपका भी। और तो और शू थोड़ी और भी बातें लगाती है, कहती है कि वो सिक्योरिटी गार्ड के पीछे स्पेशल असिस्टेंट है मैरियट के प्रेसिडेंट का, जो कि उसे पावर देता है।
और डैड कहते हैं कि स्पेशल असिस्टेंट किस खेत की गाजर मूली है, मेरे सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं, मैं अभी देख लूंगा। अब शू तो चली गई थी, लेकिन डैड यहाँ पर डू से कहने लगते हैं कि मेरे बेटे तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारी नजरों के सामने मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं उनका क्या हश्र करता हूँ। और डू तो बस चिल्लाए जा रहा था नहीं में कि वो नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को जबरदस्ती व्हील चेयर पर बिठाए पट्टियों में बंधे हुए मैरियट ग्रुप के चेयरमैन के पास ले आते हैं और आकर प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ बुलाएं और मैं उसे भी इसी तरह से धोऊं जिस तरह से मेरे बेटे का उसने हश्र किया है। तो इतने में मुड़ता है जियांग और कहने लगता है कि अगर आप उसका हश्र कर सकते हैं तो करके दिखाएं, मैं हूँ वो जिसने इसे मारा है। और फिर डैड को पता चलता है कि एक्चुअली उनके बेटे ने ये करतूत किया था कि मिस्टर जियांग मिस्टर प्रेसिडेंट की वाइफ को किडनैप किया और उस पर हाथ डालने की कोशिश की है। तो वो तो सॉरी करने लगते हैं नील डाउन होकर और कहते हैं कि सारी मेरी गलती है, मेरा बेटा है ही बहुत कमीना, मैं इसे कल ही बाहर भेज देता हूँ, प्लीज हमें माफ कर दें। और फिर यहाँ पर इस शर्त पर जियांग उनको वापस जाने देता है कि ठीक है, इसके बाद आपका बेटा याओ के सामने भी नहीं आएगा उसे तंग करने के लिए, और हाँ ये भी याद रखना है कि मेरी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद डू के डैड बड़ी इज्जत से अपने बेटे को वहां से लेकर निकल जाते हैं, जबकि थोड़ी देर बाद ग्रैंड माँ फोन करती है जियांग को और कहती है 3 दिन बाद मेरी बर्थडे है, तुमने जरूर आना है। और वो कहता है ठीक है, मैं आऊंगा और अपनी वाइफ को भी साथ लेकर आऊंगा। अब ये सुनते ही ग्रैंड माँ का मूड बहुत खराब हो जाता है कि इसने चियान से शादी भी कर ली, वो स्पाइडर जैसी लड़की तो बहुत चालाक निकली, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी तो मैं डिवोर्स करा के अपनी पसंद की लड़की से शादी कराऊंगी। जबकि जियांग साथ ही साथ मैसेज भी कर देता है याओ को और कहता है कि मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए हम जल्द ही जाएंगे। ये सुनकर वो भी खुश हो जाती है। वेल अब फाइनली बर्थडे वाला दिन आ जाता है। जियांग अपनी वाइफ को लेकर जाता है बर्थडे में, लेकिन उसे काम था तो वो वेन्यू के अंदर नहीं आता। या अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर शू भी आई हुई थी और उसकी कुछ फ्रेंड्स भी। वो उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें पता नहीं है ये मैरियट के प्रेसिडेंट की ग्रैंड माँ की बर्थडे पार्टी है और तुम जैसे गरीब लोगों का यहाँ आना अलाउड नहीं है। लेकिन वो आगे से कहने लगती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, ये तो मेरे हस्बैंड की ग्रैंड माँ की बर्थडे है। तो आगे से उसे डांटने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट की वाइफ बनने की, तुम यंग लेडी बनना चाहती हो मैरियट की, सिर्फ सपने ही देखो, तुम्हारी शादी एक सिक्योरिटी गार्ड से हुई है। अब वहाँ पे गर्ल्स शोर मचाती हैं, सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर फेंकने ही वाली थी कि स्पेशल असिस्टेंट आ जाता है और दोबारा से वो यहाँ पर याओ को बचा लेता है और उनसे कहने लगता है कि यहाँ पर सारे लोग गेस्ट्स हैं, इसलिए सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें प्लीज। लेकिन शू तो लगता है कि अपनी लिमिट्स ही भूल गई थी। वो वहाँ पर कहने लगती है कि एक्चुअली स्पेशल असिस्टेंट का चक्कर चल रहा है मेरी सिस्टर याओ के साथ और इसका प्रूफ भी मेरे पास है। तभी तो ये हर वक्त उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और सबूत ये था कि उसने उसे 1 मिलियन ट्रांसफर किए थे। वो यही कहने लगती है कि मेरी सिस्टर का तो बचपन से ही कैरेक्टर खराब है और अब मैरिड होकर भी ये इस तरह की हरकतें कर रही है, तभी तो स्पेशल असिस्टेंट इसे हर जगह बचाने आता है क्योंकि ये उसकी मिस्ट्रेस है। जबकि वो 1 मिलियन तो इसलिए था क्योंकि उसे कंपनसेशन मिली थी ऑफिस में इंजरी की। अब ये बात सुनते ही स्पेशल असिस्टेंट भी गुस्से में आ जाता है और हिम्मत करके एक थप्पड़ दे मारता है शू के मुंह पर और सोचने लगता है कि मिस्टर जियांग मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मुझे यंग लेडी के साथ अटैच किया जा रहा था, मैंने इसलिए हाथ उठाया है। ऊपर से जियांग भी आ जाता है और कहने लगता है कि किसकी हिम्मत हो रही है मेरी वाइफ को बाहर फेंकने की। अब शू तो बहुत कोशिश करती है और कहने लगती है कि देखे सिक्योरिटी गार्ड जीजू, ये देखे मेरी सिस्टर आपकी पीठ पीछे चक्कर चला रही थी, इसका बहुत खराब कैरेक्टर है। लेकिन वो आगे से कहने लगता है कि किसी की हिम्मत ना हो मेरी वाइफ के बारे में कुछ कहने की और गार्ड से कहकर उसे बाहर फेंकवाने वाला था। शू कहती है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो कहते हैं हाँ मैं हूँ क्वालिफाइड क्योंकि मैं ही तो हूँ मैरियट ग्रुप का प्रेसिडेंट। अब ये सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है और जो चिन याओ थी उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो बार बार उससे पूछती है कि क्या ये सच है और सारे लोग भी हैरान होकर उन दोनों को देखे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर चिन याओ को मौका मिलता है, वो खामोशी से पीछे से बाहर निकल जाती है। इतने में ग्रैंड माँ ऊपर से आती है और डायलॉग बाजी करने लगती है कि जब तक मैं उसे बहू स्वीकार नहीं करूंगी वो जियांग फैमिली की बहू नहीं बन सकती। अब याओ तो छुप चुकी थी जबकि चियान आगे आगे आकर खड़ी हुई थी। ग्रैंड माँ की शक्ल देखते ही कहने लगती है कि इस बदतमीज को तो मैं कभी भी अपनी बहू नहीं मानूंगी। और जियांग जो पहले डरा हुआ था अब खुश हो जाता है और कहता है कि आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इससे शादी करूंगा, मेरी नजर इतनी खराब नहीं, मैं आपका ही पोता हूँ। और फिर कहने लगता है कि मिसेस जियांग तुम मुझे सुन रही होगी, आसपास होगी, प्लीज बाहर निकल आओ, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जैसे ही वो बाहर आती है तो ग्रैंड माँ उसे देखकर और वो ग्रैंड माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है और ग्रैंड माँ कहने लगती है कि यही तो वो लड़की है जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था, किस्मत ने फिर भी तुम दोनों को मिला दिया। अब यहाँ पर वो सारे ही खुश खड़े हुए थे कि इतने में ऊपर से एंट्री हो जाती है एक और कैरेक्टर की जो कि है जियांग की मम्मी। वो कहने लगती है कि मैं कभी भी इसे अपनी बहू नहीं मानूंगी, हमारी अगर बहू कोई हो सकती है तो वो सिर्फ लू फैमिली की लड़की चियान चियान है जो कि इस काबिल है जो हमारी फैमिली में मिल सके।
अब ये सुनते ही ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो जाती है। इस लड़ाई की वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब वो सारे उनको हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। एक्चुअली थोड़ी देर पहले मम्मी ने अनाउंस किया था कि हमने जियांग की एंगेजमेंट चियान चियान से अनाउंस की हुई है। एक फियांसी होते हुए वो कैसे किसी और से शादी कर सकता है। और इसी बात को लेकर याओ भी बहुत नाराज हो गई थी जियांग से। दादी माँ तो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर जाकर यही कहती है कि अगर तुम्हारी पहले से ही फियांसी थी तो तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो नाराज होकर चली जाती है। वो बाहर जाती है तो मम्मी उसे अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठा लेती है कि कुछ बात करनी है, और फिर उसके बाद उसे एक ब्लैंक चेक देती है और बोलने लगती है कि इसमें जितनी चाहे अमाउंट फिल कर लो। लेकिन आगे से याओ मम्मी को कहने लगती है कि आपने मुझे क्या समझ रखा है, मैं अगर जियांग की वाइफ हूँ तो पूरा का पूरा मैरियट ही मेरा है, और मैं इतना सस्ता सौदा क्यों करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो बॉडीगार्ड्स के थ्रू उसे पकड़वा लेती है। लेकिन ऊपर से जियांग आ जाता है जो कि उसे रोक देता है। वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन वो उससे कहने लगती है कि हमारे रास्ते अब अलग हो चुके, मैं डिवोर्स एग्रीमेंट प्रिपेयर कराने लगी हूँ। ये सुनते ही जियांग भी अपने बॉसी फॉर्म में आ जाता है और उसे अपने कंधों पर उठा लेता है और कहता है मूव ना करना, गिरी तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे ही तुमसे डिवोर्स लेने के लिए मैंने शादी की थी क्या। और बस वो उसे लेकर ही जा रहा था कि स्पेशल असिस्टेंट भी ये सीन देखकर सोचने लगता है कि हमारे बॉस तो बहुत रोमांटिक हो चुके हैं। अब उसके बाद याओ को बहुत गुस्सा आया हुआ था। वो अपनी बेस्टी जीजी के पास चली जाती है और कहने लगती है कि ये लड़का तो एक फ्रॉड निकला, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत भी छुपाई, और उसके अलावा ये भी कि वो तो किसी और का फियांसी था, किसी और का फियांसी होते हुए उसने मेरे से शादी की, इसे तो चीटिंग कहते हैं। और जीजी भी उसे कहती है कि जैसे तुम्हें ठीक लगता है तुम्हें वैसे ही फैसला करना चाहिए। उधर जियांग बहुत परेशान था और उसने स्पेशल असिस्टेंट को कहा हुआ था कि अपनी वाइफ को मनाने के लिए तरीके मुझे तलाश करके दो, और वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था कि ये देंगे तो मैडम बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन वो जैसे ही जीजी के घर जाता है तो आगे से मिलता है उसे डिवोर्स पेपर के लिए एक एग्रीमेंट। वो बहुत गुस्सा करता है, लेकिन याओ ने उसे मिलने से इनकार कर दिया था। जियांग बेचारा तो बहुत परेशान हो गया था। उसे तो आजकल अपनी वाइफ नजर भी नहीं आती थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ, और अगर जबरदस्ती उसे ढूंढा तो कहीं वो नाराज ही ना हो जाए। अब उसके बाद याओ शाम को जिजी के साथ एक जगह पर ड्रिंक करने के लिए जाती है। वो काफी परेशान दिखाई दे रही थी। इतने में जिजी बाहर चली जाती है, उसे एक इम्पोर्टेंट काम था। ऊपर से चियान चियान आ जाती है। वो जैसे ही देखती है कि याओ अकेली ड्रिंक कर रही है तो सोचती है कि क्यों ना इसे तंग किया जाए, और किसी आदमी को हायर करती है उसे तंग करने के लिए। वो जैसे ही उसे छेड़ रहा था, लेकिन ऊपर से हस्बैंड जियांग पहुंच जाता है जो कि याओ को बचा लेता है। अब याओ तो ड्रंक थी। उसे ऐसे लगने लगता है कि जैसे सामने खड़ी हुई लड़की जिजी है और इसकी हाइट बड़ी हो गई है, इसकी आवाज भी लड़कों जैसी हो चुकी है। यहाँ पे उसे बहुत समझाता है कि मैं जियांग हूँ, तो वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है और इन दी एंड वहाँ पर बेहोश हो गई थी। अब जियांग उसे उठाता है और घर ले जाता है, उसे बेड में सुला देता है। यहाँ पर वो दोबारा से जाग गई थी और उसे तंग करने लगती है, और अब की बात वो दिल की बात बोल रही थी और कह रही थी कि जियांग तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब वो उसे वहाँ से जाने भी नहीं देती और उसे भी वहीं पर ही सोना पड़ता है। अब उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो बाजू में जियान लेटा हुआ था। वो उसे देखकर गुस्सा करने लगती है और चिल्लाती है कि ये सब क्या है, तुम मेरे बेड में कैसे हो। तो जियांग उससे कहने लगता है कि मैं तो जा रहा था, तुमने जबरदस्ती मुझे रोका, मेरा एडवांटेज भी उठाया, और तो और उसे लव बाइट भी दिखाता है अपनी नेक पर कि ये सब तुम्हारे कारनामे हैं। और ये भी बोल देता है कि मुझे पता है तुम मानोगी भी नहीं, इसीलिए मैंने वीडियो प्रूफ भी रखा हुआ है। और यहाँ पर वीडियो भी वो दिखाता है जिसमें वो जियांग को जाने ही नहीं दे रही थी जब वो जाने की कोशिश कर रहा था। और तो और वो ये भी कहने लगता है कि देखो मैंने तुम्हें ड्रंक नहीं किया, तुमने अपनी मर्जी से इतना ड्रिंक, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी जो भी तुमने कल किया है उसकी। अब जियांग उससे कहता है कि मैं बदले में सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लो। और उससे कहने लगता है कि मैंने तो चियान चियान को देखा भी नहीं था, सिर्फ मेरी मम्मी चाहती थी कि मेरी उधर शादी हो, इसीलिए उन्होंने पता नहीं क्यों उनके साथ एग्रीमेंट कर दिया। अब वो मेरी फियांसी है नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है जब मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। तो आगे से याओ उससे कहने लगती कि देखो तुम मैरियट ग्रुप के चेयरमैन हो और तुम्हारे और मेरे बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सोशल डिस्टेंस, इतना गैप अच्छा नहीं होता। लेकिन वो आगे से कहने लगता है कि तो क्या हुआ, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं पैसा तुम पर लुटाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाते हैं शू की मम्मी का, जो कि इस वक्त बहुत बदमजा होकर बैठी हुई थी। वो सोचने लगती हैं कि कैसे हम ये कर सकते हैं, इतनी बड़ी पोजीशन, मैरियट ग्रुप का चेयरमैन, हमने खुद अपने हाथों से चिन याओ की गोद में दे दिया। और शू अलग गुस्सा कर रही थी, कहती है कि देखे याओ ने मेरी पोजीशन, मेरा रुतबा मुझसे छीन लिया, मुझे वहां होना चाहिए था, शादी तो मेरी होनी थी ना जियांग से। अब मम्मी के पास एक ही रास्ता था और वो ये था कि याओ की मम्मी का एक जेड पेंडेंट था जो उनके पास मौजूद था। अब वो याओ के पास जाते हैं और उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं, कहते हैं कि जेड पेंडेंट हम तुम्हें कभी भी नहीं देंगे, बल्कि ऑक्शन पर लगा देंगे, किसी को भी बेच देंगे और तुम्हारी मम्मी की आखिरी निशानी तुमसे छीन लेंगे। और बदले में वो यही चाहते थे कि जैसे हमारी चिन शू की एक्चुअली
शादी होनी थी जियांग से, अब वैसे ही सारा कुछ तुम अरेंज कराओगी और उसकी पोजीशन उसे वापस दो। लेकिन यहाँ पर याओ काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपनी फैमिली की आखिरी निशानी नहीं खोना चाहती थी। उधर चियान जाती है और कहने लगती है जियांग से कि आज एक ऑक्शन है, उसमें मैंने जाना है, प्लीज मेरे साथ चलो। लेकिन जियांग उसे कहता है कितनी दफा कहा है कि मैं मैरिड हूँ, प्लीज मेरे पर अपना टाइम वेस्ट ना करो। और साथ ही साथ वो अपनी मम्मी को भी कॉल करके कह देता है कि प्लीज मुझ पर जोर जबरदस्ती ना करे, मैं पहले से ही मैरिड हूँ। मम्मी भी उसे धमकाने लगती है कि मैरिड ग्रुप के कितने शेयर्स मेरे नाम पर हैं, क्या तुम जानते हो। वो बोलता है कि मैं पूरा मैरिड ग्रुप आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरी खुशियाँ, मेरी चिनियाओं मुझसे मत छीने। अब थोड़ी देर बाद जियांग को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आज उसकी वाइफ भी एक ऑक्शन में जा रही है, तो वो भी वहां जाने लगता है ये देखने के लिए कि उस ऑक्शन में क्या काम है याओ का। और उसी टाइम पर याओ उस ऑक्शन में पहुंचती है तो सारे लोग उसे बाहर निकालने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर उसकी मम्मी का जेड पेंडेंट ऑक्शन होना था, लेकिन उसके पास कोई इनविटेशन कार्ड ही नहीं था, इसलिए वो उसे बाहर फेंक रहे होते हैं कि जियांग रोक लेता है और उनको बता देता है कि ये मेरे साथ आई है, मेरी वाइफ है। अब यहाँ पर जियान को बहुत गुस्सा आता है और वो डायरेक्टली जियांग से कहने लगती है कि देखिए मैं कितनी बड़ी फैमिली से हूँ और आप भी, और हम दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं, हम एक बेस्ट मैच हैं। आपकी मेरे साथ एंगेजमेंट हुई थी, आपकी मम्मी ने जुबान दी है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो आगे से जियांग कहने लगता है मेरी मम्मी की जुबान की वैल्यू है और जो मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो आगे से जियांग कहने लगती है कि ये लड़की पता नहीं किसका खून है, ये तो एक अडॉप्टेड डॉटर है, पता नहीं किसने पैदा करके छोड़ दी थी। तो जियांग बोलता है कि किसी को अधिकार नहीं कि मेरी वाइफ की इंसल्ट करे, कौन मेरे काबिल है कि नहीं ये मेरा फैसला है। अब इतने में ऊपर से एक ग्रैंडपा पहुंच जाते हैं जो कि थे चियान के ग्रैंडपा। वो उसे बकवास करने से चुप कराते हैं और कहते हैं कि कुछ तो शर्म करो, मेरी थोड़ी तो इज्जत रख लो, मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। और उसके बाद आकर वो मिसेस जियांग से सॉरी करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें पहली दफा मिल रहा हूँ, बड़ा हूँ, तो एज अ कंपनसेशन तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और उनके पास एक जेड रिंग थी, वो उसे दे देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी बेटी की निशानी है, उसने मुझे दी थी। एक्चुअली उन्हें पता नहीं क्यों चिनयाओ अपनी बेटी जैसी दिख रही थी। अब चिनयाओ तो अंदर चली जाती है, वो काफी खुश थी और जियांग का थैंक्स भी करती है कि तुमने मेरा साथ दिया। और फिर उससे कहने लगती है कि आगे ये सारा मैटर मेरा है, मैं नहीं चाहती कि तुम इन्वॉल्व हो। जियांग को भी काम था तो वो उठकर चला जाता है। अब यहाँ पर चिनयाओ ने कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए थे अपनी सेविंग से और बाकी जीजे से लिए थे और उसी के थ्रू वो वही जेड पेंडेंट खरीदना चाहती थी। अब इतने में चियान दोबारा से आ जाती है और उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। यहाँ पर यह उसे साफ साफ कह देती है कि देखो मेरे पास तो मैरिज सर्टिफिकेट है और तुम्हारे पास क्या खाली वर्ड्स थे कि मेरे हस्बैंड की मम्मी ने तुमसे उसकी शादी कराने का वादा किया था, ना तो कोई इमोशंस, ना ही मेरे हस्बैंड ने कोई वादा किया था। अब फिर थोड़ी देर बाद ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर जब जेड पेंडेंट डिस्प्ले किया जाता है तो यहाँ पर चियान एक लास्ट वार्निंग देती है चिनयाओ को और कहती है कि ये पेंडेंट मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी अगर बदले में तुम डिवोर्स कर लो जियांग के साथ, वरना तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। और वो शुरू में ही 50 मिलियन की प्राइस रख देती है। अब ऑफ कोर्स चिनयाओ के पास इतने पैसे नहीं थे। अब जैसे ही ये जेड पेंडेंट जाने वाला था चियान के हाथ में, उसी वक्त वहां पर ऊपर से जियांग आ जाता है जो कि बहुत बड़ी प्राइस देकर उस जेड पेंडेंट को खरीद लेता है। अब उसकी मम्मी की आखिरी निशानी उसके हाथ से नहीं निकली थी। यह देखकर चिनयाओ बहुत खुश हो जाती है और जियांग का थैंक्स करती है। अब यहाँ पर मिस्टर और मिसेस जियांग बहुत खुश बैठे हुए थे अपने हाथ में वही जेड पेंडेंट लिए हुए कि ऊपर से ग्रैंडपा पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या ये पेंडेंट मैं तुमसे खरीद सकता हूँ मिसेस जियांग, ये पेंडेंट मुझे बहुत प्यारा है और इसे देखकर मुझे याद आ गई है कि ये तो मेरी बेटी का है। अब ये सुनते ही जियांग भी हैरान रह जाता है और कहता है कि नहीं, ये तो मेरी वाइफ की मामा ने उनके लिए छोड़ा है। और फिर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि पता नहीं क्यों जैसे ही मैंने चिनयाओ को पहली दफा देखा था मुझे इसमें अपनी बेटी की शक्ल नजर आ रही थी। हो सकता है कि यही मेरी ग्रैंड डॉटर हो जिसे मैं इतने सालों से तलाश कर रहा हूँ। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा की सिर्फ एक ही बेटी थी जो कि उनकी रियल डॉटर थी, और जो चियान है वो तो उनकी अडॉप्टेड डॉटर की बेटी है, यानी कि वो उनका असली खून नहीं है। अब ग्रैंडपा कहते हैं कि अभी के अभी अरेंज करो, मैं टेस्ट कराना चाहता हूँ कि क्या वाकई चिनयाओ ही मेरी ग्रैंड डॉटर है। अब यही सारा कुछ चियान भी सुन लेती है और वो बहुत ज्यादा जेलस होती है और सोचती है कि इतना कुछ पहले ही ये चिनयाओ मुझसे छीन चुकी है, अब मैं ग्रैंडपा से नहीं छीनने दूंगी और ना ही मेरा स्टेटस। अब जैसे ही लेबोरेटरी में टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं वो जाकर उन रिपोर्ट्स में अदला बदली कर देती है और फिर घर आकर कहने लगती है कि इस चिनयाओ को हमारे घर से बाहर निकालो, इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं और ये आपकी कोई ब्लड रिलेशन में नहीं आती। ग्रैंडपा बहुत कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हारी इतने साल ये तरबियत की थी, ये मेरी गेस्ट है, इसे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। और ऊपर से जियांग भी पहुंच जाता है जिसे पहले ही चियान की नीयत पर शक था और वो लैब में सर्वेलेंस कैमरा की वीडियोस दिखाता है कि किस तरह से चियान ने रिपोर्ट्स में अदला बदली की है।
और फिर रियल वाली रिपोर्ट्स रिवील होती हैं तो पता चलता है कि वाकई चिन याओ ही ग्रैंडपा की रियल डॉटर है। अब यहाँ पर चियान चियान बहुत रोती है और गुस्से में वहां से निकल जाती है। ऑल्दो ग्रैंडपा ने उसे कहा था कि तुम मुझे अभी भी उतनी ही प्यारी हो जितनी के पहले थी। अब चिनियाओ बहुत खुश हो गई थी, उसे रियल की फैमिली भी मिल गई थी। और यहाँ पर जियांग भी कहने लगता है कि देखो अब तो तुम लू फैमिली की ही बेटी हो ना, जहाँ पर मेरी मम्मी मेरी शादी कराना चाहती थी, अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वो उसे अपने साथ घर ले जाना चाहता था, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि यस करने के लिए तुम्हें मेरी इजाजत पहले लेनी पड़ेगी। और वो सारे लोग वहाँ बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, जबकि उधर जियांग की मम्मी वो भी अब चियान से सीधे मुंह बात नहीं करती थी और कहती है कि चिन याओ ही तो लू फैमिली की बेटी है जिससे मैंने अपने बेटे की शादी करानी थी, तुम्हारे से अब मेरा कोई लेना देना नहीं। अब जैसे ही शू की फैमिली को पता चलता है कि चिन याओ इतनी अमीर निकली है और वो लू फैमिली की रियल डॉटर है, तो वो फौरन ही वहां पहुंच जाते हैं। पहले तो उनसे कहने लगते हैं ग्रैंडपा से कि हमारा बिजनेस आजकल नुकसान में जा रहा है, हमने इतने साल इतने प्यार से आपकी पोती को पाला है, कुछ तो हम पर दया करें, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। लेकिन ग्रैंडपा इनकार कर देते हैं क्योंकि उनको पता था इनकी रियलिटी का। तो अब वो अपने रंग बदलने लगते हैं और कहते हैं कि अब तक हमने चिनियाओ पर बहुत खर्चा किया है और तो और ये हमेशा हमारे घर से कीमती चीजें भी चुराती रहती थी। हम एक प्राइस रखते हैं, आप हमें वो दे दें और उसके बाद हमारा चिनियाओ से कोई रिश्ता नहीं। लेकिन इतने में ऊपर से पहुंच जाता है जियांग भी, जो कि बताता है कि सारी बुरी आदतें आपकी बेटी चिन शू में थी और हमारी याओ याओ को आप बदनाम करने की आइंदा कभी कोशिश न करना, क्योंकि लावारिस नहीं रही, इसका हस्बैंड भी है और इसके ग्रैंडपा भी। और वो लोग पकड़कर चिन फैमिली को बाहर फेंक देते हैं। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जियांग और चिनयाओ बहुत खुश नजर आ रहे हैं और उनसे भी ज्यादा खुश थे जियांग की ग्रैंड माँ और चिनयाओ के ग्रैंडपा, जो कि इकट्ठे बैठकर उनकी वेडिंग डेट डिसाइड कर लेते हैं। और दोनों का ये भी ख्याल था कि उन्हें 3 साल के अंदर अंदर 2 ग्रैंड सन्स चाहिए। और फिर फाइनली वेडिंग डे आ जाता है और आज वो चिनयाओ जिसका कोई भी नहीं था, उसके ग्रैंडपा उसको अपने साथ लेकर आते हैं जियांग की दुल्हन बनाकर। यहाँ पर याओ और जियांग दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे और उसके बाद वो उसे रिंग पहनाता है और फाइनली उनकी शादी हो जाती है। और इसी तरह से हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।